कुछ एक्सपीरियंस बताओ, आपको लगता है ये लेसन था मेरे लिए। वहां पे पता ही नहीं चलता है कि हमने यार मिस्टेक क्या करी है। आई विल सजेस्ट कि वहाँ साइट पे आप थोड़ा ध्यान दें। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए या रिकमेंडेशन हो जाए? जब मौका आता है, देन यू आर एक्चुअली डूइंग द यू आर परफॉर्मिंग, यू हैव टू बी सीरियस। और जीटीयू में एनीथिंग एल्स? अपना जो बैकअप प्लान है उसके लिए भी आप रेडी रहिए, क्योंकि एसएसबी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत अनसर्टेन है, इसका कुछ पता नहीं है। टाइम तक रोते रहे तो फिर भाई फिर तो कोई भी कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ देर के लिए थोड़ी मायूसी रहती है हमेशा ही। हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि टॉपर टॉक सीरीज के अंदर हमारे साथ एक और टॉपर जुड़ चुके हैं जिनका नाम है कुणाल ठाकुर। कुणाल ठाकुर जो है वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस जो है ये आज हमारे साथ शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस होगा इनके इम्प्रूवमेंट का कि कैसे एक नॉर्मल बच्चा जो है जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा फौज के अंदर, लेकिन फिर भी ही डिसाइडेड कि भाई मेरे को फौज के अंदर एज एन ऑफिसर जाना है। सो ही डिसाइडेड एंड ही फाइनली वो चीज को अचीव कर लिया। सो कुणाल से हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले कुणाल, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच आप आए और अल्टीमेटली आपने बहुत सारी चीजें जो है बच्चों से शेयर करने का डिसीजन लिया। थैंक यू सो मच एंड वेलकम कुणाल। थैंक यू सर। राइट, राइट। सो कुणाल, पहले एक सिंपल सा बेसिक सा सवाल पूछते हैं कि भाई आपका बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से कैसी स्कूलिंग रही, कॉलेज कैसा रहा, फैमिली बैकग्राउंड कुछ इसके बारे में बताइए। सर सर एज यू एज जैसे कि आपने पहले से ही मेंशन करा कि मेरा एक नॉन फौजी बैकग्राउंड है। हम्म। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो इनिशियली रुड़की से करी। उत्तराखंड में एक छोटा सा टाउन है रुड़की, यहाँ पे मैं वेरियस स्कूल्स में पढ़ा, आर्मी पब्लिक स्कूल्स, उसके बाद सेंट गेवियर्स एकेडमी एक था। तो वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी 9th क्लास, जिसके बाद मैं फिर अपनी स्कूलिंग के लिए दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने बाकी अपना 12th तक स्कूलिंग करी। इसके बाद मैंने जेई मेंस दिया, जेई एडवांस दिया। हम्म। और उसके बेसिस पे मेरे को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज है दिल्ली में, जहाँ से मैंने बीटेक करी। और साथ साथ में एनडीए का एग्जाम्स मैं देता रहा, वेरियस अदर डिफेंस एग्जाम्स मैं देता रहा। और तो इसी तरीके से मेरा पूरा का पूरा जर्नी जो था वो कैरी ऑन चला। ठीक है। और व्हाट अबाउट योर फैमिली? सिस्टर भी, आपने आपसे मेरी बात हुई थी तो यू सेड कि माय सिस्टर इज आल्सो इन द आर्म फोर्सेस। उसके बारे में बताइए थोड़ा। हाँ जी, मेरी सिस्टर भी इंडियन एयरफोर्स में अभी सर्व कर दी है, शी इज फ्लाइट कैप्टन। ओके। और अ, हम दोनों ही फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर्स बनने वाले हैं अब। Like, वो तो है ही ऑलरेडी ऑफिसर, मैं भी अब बनने वाला हूँ। सो उनका भी सेम मेरी तरह ही उनकी भी जर्नी थी। शुरुआत में उन्होंने भी रुड़की से ही करा अपना स्कूलिंग, उसके बाद दिल्ली आकर के उन्होंने भी प्रिपरेशन करा। ओके। तो राइट, राइट, राइट। तो भाई फैमिली के अंदर एक ऐसी इंस्पिरेशन जो मिली है कुणाल को, दैट इज हिज सिस्टर, जिन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया। और मैं बहुत श्योर हूं कि सिस्टर को फॉलो करते करते कुणाल भी बहुत आगे पहुंच जाएगा। राइट कुणाल? हाँ जी, जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो कुणाल, अपना रिटन एग्जाम की बात करते हैं। एज यू मेंशन्ड अर्लियर आल्सो इन द फोन कॉल कॉल की, यू सेड कि भाई मैंने सीडीएस से शुरुआत की थी एंड सीडीएस से शुरुआत करते 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 मुझे 6 साल लग गए। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल चीज होगी, क्योंकि जब भी एक डिफेंस एस्पिरेंट सोचता है तो वो एनडीए से ही सोचता है, फिर सीडीएस तक पहुंच जाता है। तो उसके बारे में आप बताइए कि हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, क्या वो फंडामेंटल्स थे, कैसी चीजें आपने तैयार करना शुरू की, वो सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर जब रिटर्न एग्जाम की बात होती है तो मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि हम मैथ्स पे फोकस करें, क्योंकि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लाइक जैसे हम सीरियस में भी देखते हैं, मैथ्स का अलग से ही एक अलग से एग्जाम होता है, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है वो, मान लिए। तो मैथ्स इज द की है। मैथ्स में अगर आप फोकस करेंगे, तो अगर आपका बाकी जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा एक बड़ा सिलेबस रहता है। हम्म। बट मैथ्स में क्या है, एक डेफिनेट सिलेबस है, जितना आपको पढ़ना है वो फिक्स्ड है वहाँ पे। तो इसलिए वो एक की
होनी चाहिए आपकी हमेशा तैयारी में। दूसरी चीज सर ये है कि जब भी आप जीएस के पेपर को अटेम्प्ट करने जाए, तो कुछ कुछ एक सब्जेक्ट्स है जिन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है। ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए थे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ ओके। पे जो सिलेबस है वो भी लिमिटेड है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है, और हम्म। कभी कभी क्या होता है कि बाकी जो एस्पायरेंट्स है उनके लिए इसको कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और क्वेश्चंस भी यूजुअली वो यूपीएससी अब ऐसे पूछ लेता है कि जो बहुत मुश्किल हो जाते हैं बच्चों के लिए हम्म। सॉल्व कर पाना। सो इम्पोर्टेंट ये है कि जहाँ पे हमारी लिमिटेड सिलेबस है उनको हम टारगेट करें, और टारगेट आप ऐसा करें कि अगर आपका वो क्वेश्चन आता है उस सब्जेक्ट से तो आप वो बना के ही जाएंगे। तो ये आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमेशा। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंग्लिश भी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। सो इंग्लिश की सर, इंग्लिश में भी कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनको हम कैरी ऑन, लाइक अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बना सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो कि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल वोकैबलरी का जैसे रहता है सेक्शन एक, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है प्रिपेयर करने पे। बट कुछ कुछ इजी पार्ट भी है, जैसे पैसेजेस आते हैं इंग्लिश में, जहाँ पे आप काफी अच्छा कर सकते हैं। हम्म। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करें, ऐसी चीजों को ढूंढें जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि एग्जाम में इसका थोड़ा आसान क्वेश्चन आता है और मैं डेफिनेटली इसको तो बना ही दूंगा। तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि बच्चे जो है वो टारगेट करें थोड़ा अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज को, और उन पे ज्यादा फोकस करें। ओके, परफेक्टली सेड। कुणाल, मैं वैसे ही बहुत सारे टॉपर के इंटरव्यूज या सेशंस लेता रहता हूँ, और मेजोरिटी ऑफ टॉपर्स का यही पैटर्न रहता है कि यार मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो। मैथमेटिक्स में ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो सवाल आता है वो आता है, आप सवाल सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा कि भाई इतने इतने मेरे मार्क्स बन रहे हैं। बट एज फार एज द जनरल स्टडीज इज कंसर्न, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें यूपीएससी जो है थोड़ा सा अपने ही जो आंसर की निकालते हैं उसमें भी कई बार जो है वो अलग आंसर्स दे देते हैं, और आपके जो आंसर्स आप करेक्ट करके बैठे होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स दे फोकस ऑन द मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, एंड बाकी जो चीजें होती है वो करंट अफेयर्स हो गया या ज्योग्राफी या पॉलिटी पढ़ लिया, राइट? वैसे ऑल दो आई अब एम अ हिस्ट्री टीचर, मेरे को मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और मैं अपने सब्जेक्ट को प्रमोट, मेरा धर्म है करना, लेकिन मुझे ये लगता है कि इट डजेंट मैटर कि आपका सब्जेक्ट जो है, आप हिस्ट्री में बहुत ज्यादा भी पढ़ लेंगे तब भी उतना ही स्कोर कर पाएंगे, रादर देन यूज दिस टाइम टू मेक श्योर टू डू और टू इम्प्रूव वेल इन द इंग्लिश और द मैथमेटिक्स सेक्शन। तो ये तो कुणाल ने बताया, बट स्टूडेंट्स इस बेसिस पे जज मत कीजिएगा कि कुणाल ने 2 मिनट में आपको स्ट्रैटेजी बता दी तो बस कुणाल का सब कुछ आसान था। बहुत स्ट्रगल जो है इस बच्चे ने फेस किया है, और वो चीजें भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कुणाल, कुछ ऐसी चीजें जैसे मैथमेटिक्स के लिए कौन सी किताबें आपने फॉलो की? फिर मैं आपसे इंग्लिश का पूछूंगा कि इंग्लिश में कैसे अपने स्पोकन इंग्लिश को बेटर किया। बताइए, मैथमेटिक्स का बताइए। सर मैथमेटिक्स के लिए मैंने ऐसा कोई बुक फॉलो नहीं करी, अच्छा। बिकॉज मैथमेटिक्स मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था पहले से ही। सिंस ठीक। क्योंकि मैंने जेई की भी प्रिपरेशन करी थी, तो उस कारण से मेरा मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। बट कुछ कुछ जो भी हमारे टॉपिक्स है उसको एक बार ही गो थ्रू करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैंने यूजुअली यूट्यूब से हेल्प ली, क्योंकि यूट्यूब में आपको मैराथन वीडियोस जैसे मिल जाती है। इसमें आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सब कुछ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है। और आपका साथ में टाइम भी काफी सेव हो जाता है उस कारण से। तो मैराथन वीडियोस ही मैं यूजुअली देखता था, जिसमें एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं, और सारे टॉपिक्स भी इजीली कवर हो जाते हैं यूजुअली। जो टीचर है वो बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा। तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी ये मैथ्स के लिए। एंड व्हाट अबाउट द इंग्लिश? सर इंग्लिश का सर काफी सारी ऐसी बुक्स है। एक एस के बख्शी शायद एस एक पी बुक बख्शी। है। एस हाँ पी जी। बख्शी, यस यस। हाँ जी। वो वो एक मैंने फॉलो करी थी। हम्म। काफी अच्छी बुक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चंस, तो एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है वो।
और उसके साथ साथ ही यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने क्वेश्चंस से, आल्सो। हाँ जी, ओके। बट क्वेश्चन बनाने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें, बिकॉज बिना कंसेप्ट क्लियर करे अगर आप क्वेश्चंस लगाने जाओगे तो वो आपसे नहीं बनेगा, और उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट भी होते रहते हो एक टाइम के बाद। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, पहले लेक्चर्स देखिए, यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स देखिए, थोड़ा जो नोट्स कहीं से अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर वो नोट्स भी फॉलो कीजिए, और उसके बाद जाके आप क्वेश्चंस लगाइए। ओके। मतलब पहले आप थेरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लीजिए और उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए। उसके बाद चाहे हजारों एमसीक्यूज लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पहले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपना फाउंडेशन तैयार कीजिए। आई थिंक ये हाँ जी स्टूडेंट ना, कुणाल, ये स्टूडेंट जो ऑनलाइन यूट्यूब पे बैठा होता है ना, वो गलती कर देता है कि सिर्फ यूट्यूब से पढ़ेगा तो उसको टीचर जो एमसीक्यूज ही पढ़ाता है जनरली, क्योंकि हाँ एमसीक्यूज जी पढ़ा के बच्चा थोड़ा सा एंगेज हो जाता है, तो टीचर भी उसी हिसाब से पढ़ा रहा होता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, फाउंडेशन थेरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप बिल्ड कीजिए, एंड देन use that knowledge in the solving of previous year questions as well as the MCQs, other MCQs, राइट। तो ये तो हो गया इंग्लिश का। बट इंग्लिश हो गई एक तो रिटन एस्पेक्ट की, रिटन पार्ट की। एक होता है कि इन पर्सनालिटी के अंदर जो इंग्लिश का रोल है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिसर बन रहे हैं इन द आर्म फोर्सेस, तो इंग्लिश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप मुझे बताएंगे? बिकॉज शायद आपने बहुत ज्यादा स्कोप जो था आपका था इम्प्रूवमेंट का इन द इंग्लिश, एंड आई थिंक आपने उसको किया, एंड दैट्स व्हाई यू नाउ रिकमेंडेड कैंडिडेट। इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है, बताइए। सर, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक मैं मानता हूँ ये चीज़, बिकॉज जब भी आप प्रोसेस भी अगर आप देखेंगे, चाहे आप रिटर्न देखें या फिर एसएसबी का देखें, तो इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। जैसे आप रिटर्न में देखेंगे तो पूरा एक पेपर ही आपका इंग्लिश का है वहाँ पे, और जब करेक्ट। आप एसएसबी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जीडी करना है, वहाँ पे जीडी में आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगा, इंटरव्यू के दौरान आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद यहाँ तक कि जो आप WAT लिखते हैं, साइट टेस्ट जो होता है एसएसबी में, वहां पे भी आपको पूरा इंग्लिश में ही सब कुछ लिखना भी है, पढ़ना भी है। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जहाँ तक की बात है कि स्पोकन इंग्लिश में एंड पर्सनैलिटी में कैसे एक हम ला सकते हैं इसको, तो यूजुअली जो ऐसे एस्पायरेंट्स है जो कि जिनका शायद बचपन से जो नहीं बोलते आए हैं, या फिर जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि जब कभी भी आपको कोई लैंग्वेज अगर सीखनी होती है तो इंसान उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के ही सीखता है इनिशियली। जब तक आप उसको टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोल लेंगे, चाहे वो कैसे भी बोले आप, तब तक आप वो सीख नहीं पाएंगे। हिंदी भी जब आपने बोलना स्टार्ट किया था बचपन में, तो हम लोग टूटी फूटी बोलते थे। जो भी आपकी मदर टंग होती है उसको स्टार्टिंग में आप टूटी फूटी बोलते हैं, बट स्टिल उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद बाद वो एक फ्लो आ जाता है। तो यही एक तरीका है इंग्लिश सीखने का, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की भी बात करें, कि आप उसको बोलिए, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें बोलिए। जो डिफेंस के एस्पायरेंट्स होते हैं उनका भी आपस में ग्रुप्स बन जाते हैं आजकल, व्हाट्सएप पे बन जाते हैं, टेलीग्राम पे बन जाते हैं। तो आपस में ही आप प्रैक्टिस कीजिए, जीडी करिए आपस में, जो पीपीटी होता है उसका प्रैक्टिस करिए, और वहां पे अगर आप जैसे आप यूजुअली करते जाएंगे वो, तो आप देखोगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट होएगा उस चीज में। तो दिस वॉज माई होल स्ट्रेटेजी इन माई कम्युनिकेशन स्किल एज वेल, कि मैं यही चीजें कर रहा था। यूट्यूब जैसे यूट्यूब से मैंने नोट्स वगैरह तो देख ही लिए थे। उसके बाद जैसे टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बना दिया, वहां पे हम बोलने का स्पोकन इंग्लिश जो होता है वो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। दिस हम्म। इज द होल जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी। यस, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो की फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एक महीने हाँ में जी। कुछ नहीं होता है। हम्म। इन्होंने ही केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग फॉर हिज स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज ही न्यू कि भाई इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस बच्चे को ये पता है तो वो ही ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस कि भाई मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं। तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, अगर कोई ये एस्पिरेंट सोचता है कि नहीं मैं तो हिंदी में भी बात कर लूंगा एसएसबी में, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कुणाल, मैं जनरली इस तरीके के कैंडिडेट से मिलता हूँ जो नॉर्मल इंग्लिश को भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो सिर्फ डिमोटिवेट करने की बात नहीं है, रियलिटी चेक देने की बात है कि आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा। और एसेसर्स जो हैं वो सभी को एक
पैरामीटर पे नापते नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है जिसके पास कोई एक्सपोजर रहा ही नहीं बचपन में, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि भाई बहुत अच्छा एक्सपोजर मिले, तो उसने बट फिर भी आगे बढ़ते 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 उसने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई, तो उस बच्चे के ज्यादा चांसेस होंगे एसएसबी के अंदर। इज इट सो कुणाल? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वहां हाँ, पे वो चेक करते हैं बंदे ने कितना इम्प्रूवमेंट करा है अपनी लाइफ में। करेक्ट। अगर अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे है, बट अगर आपने उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया अपनी लाइफ में, तो वो कुछ फायदेमंद नहीं है, क्योंकि डिफेंस में आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो हर चीज में आपको इम्प्रूवमेंट ला के दे सके, हर चीज में। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी भी लेवल पे है, आप उससे हमेशा ऊपर ही जाइए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कुणाल, रिटर्न में मुझे ये बताइए कितने रिटर्न क्वालिफाई किए? आपने कहा था कि यार मैं एनडीए से शुरू कर चुका था अपनी जर्नी, तो एनडीए कितनी बार दिया, कितनी बार क्वालिफाई किया, देन आपने ग्रेजुएशन के दौरान क्या क्या सोच के सीडीएस दिया, एफकैट दिया, इसके बारे में बताइए। सर सर लकीली जितने भी रिटर्न मैंने दिए सब मैं क्वालिफाई कर पाया। क्या सो बात है! 3 टाइम्स मैंने एनडीए क्वालिफाई किया। उसके बाद 4 बार ही मैंने सीडीएस क्वालिफाई किया है। अच्छा, 3 टाइम्स आपने एनडीए दिया, तो तीनों बार आप एसएसबी गए, राइट? मैं सर 2 बार गया एसएसबी, बिकॉज ठीक है। एक लास्ट जो अटेम्प्ट था उसमें मैं थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं जा नहीं पाया। अच्छा, तो फर्स्ट टू एनडीए एसएसबी में व्हाट वाज योर मतलब रिजल्ट आउटकम क्या था? स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, व्हाट वाज योर आउटकम? सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट था दोनों टाइम। अच्छा, दोनों टाइम कॉन्फ्रेंस आउट, हाँ ओके। जी, हाँ जी। ठीक है, फिर देन अ, आफ्टर दैट? तो उसके बाद सर मैंने 4 सीडीएस दिए, ठीक है। और चारों में मैं क्वालिफाई करा। और उसके बाद सर कोस्ट गार्ड का आईसीजी सीजी कैट एग्जाम होता है सर, वो मैंने इन 2 बार दिया है। असिस्टेंट कमांडेंट का, राइट? हाँ जी, असिस्टेंट ठीक है, कमांडेंट ठीक है। का। वो भी मैं दोनों बार क्वालिफाई कर पाया। और उसके बाद एफ कैट मैंने 4 बार दिया है, एंड वो भी चारों बार मैं क्वालिफाई कर पाया सर। ओके, तो अल्टीमेटली आफ्टर ग्रेजुएशन यू क्रैक्ड ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स, राइट? हाँ जी, हाँ और जी। उसमें आप एसएसबी कितनी बार गए होंगे? ग्रेजुएशन के बाद सर मैं अभी 9 बार एसएसबी जा चुका हूँ। ओके, तो, राइट, राइट, राइट। तो हाँ जी, कुणाल, ये 11 अटेम्प्ट्स लेना ना यार, इट इट इज समथिंग लाइक बहुत मुश्किल हो जाता है ना? और वो भी मुश्किल हो जाता है कि जब आपको एक होप भी नहीं पता चल रही है कि भाई कुछ क्या पता क्या मिस्टेक हो रही है, कुछ बहुत सारी हम्म, चीजें जो होती है, वो बड़ा रफ सा आइडिया मिलता है। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट टू एसएसबी आप गए एनडीए के अंदर, राइट? तो उसके बाद की क्या स्ट्रैटेजी थी कि यार 2 बार तो रिजेक्शन हो गया, अब हम्म। मुझे क्या करना चाहिए? और कॉलेज के दिनों दिनों में आपको पता था कि यार मैं एग्जाम तो क्रैक कर सकता हूँ, मुझे एसएसबी को क्रैक करना है, तो कॉलेज के दिनों में आपने एसएसबी को क्रैक करने के लिए क्या एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज या क्या इम्प्रूवमेंट अपनी पर्सनालिटी के अंदर दिखाई? सर एनडीए की जब मैंने एसएसबी दी तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करे थे जहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। हाँ जी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक तो मेरे को अपना कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा इम्प्रूव करना था। हम्म, दूसरा चीज, जब मैं इंटरव्यू देने जाता था एसएसबी में एनडीए के टाइम पे, तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाता था। हम्म। तो उस चीज को भी मेरे को थोड़ा ओवरकम करना था थोड़ा। ठीक है। तो इस कारण से कॉलेज में जब मैं गया तो एक तो मैंने सर डिबेटिंग सोसाइटी में पार्ट लिया, अपना डिबेटिंग सोसाइटी थी हमारे कॉलेज की। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते थे, और हम लोग वेरियस कॉम्पिटिशन्स में भी गए, लाइक जैसे आईआईटी कानपुर में अंतराग्नि करके एक होता है, वहाँ पे हम गए, हमने पार्लियामेंट्री डिबेट्स में पार्ट लिया, वहाँ पे भी ओके, हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। ओके। और उसके साथ ही साथ वेरियस सोसाइटी में रोबोटिक्स टीम का भी पार्ट था अपने कॉलेज में, तो उसमें भी गए। तो इन सब जगहों में जाके एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इंसान का। अगर आप 4 लोगों के साथ बैठेंगे, कुछ चीज आप डिस्कस करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज, तो इससे क्या होता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और जो एक झिझक होती है कैंडिडेट के मन में कि भाई वो सामने आके किसी के साथ अपना इंटरेक्शन कैसे करेगा, जब एसएसबी के टाइम पे अगर आप इंटरव्यूअर के सामने बैठ रहे हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ऑब्वियसली वो आपसे फील्ड रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा, जो आपका फील्ड है, उसको भी आप एक अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो इन जगहों पे मैंने अपना इम्प्रूवमेंट करा वहाँ कॉलेज के टाइम पे। ओके। बस। अच्छा, मतलब इसके अलावा भी बहुत कुछ किया होगा यार, बताओ मुझे, थोड़ा इलैबोरेटिव होना पड़ेगा।
बिकॉज स्टूडेंट ना एनडीए से शुरू तो करता है लेकिन एनडीए क्वालिफाई हाँ कर जी, नहीं पाता, और फिर वो हाँ जी, ग्रेजुएशन में जाता है। ग्रेजुएशन में जाता है तो उसको अगर पता चल जाए ये भी एरियाज है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल एनसीसी हो गया, एनएसएस हो गया, हाँ जी, वहां पे थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व रखो, या फिर बिल्कुल। कॉलेज के एनजीओज होते हैं। आपने बोला कि मैं डिबेट क्लब का मेंबर था, तो ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और कुछ जो समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड इन दिस? सर जैसा कि आपने बोला, एनसीसी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एनसीसी ज्वाइन कर पाते हैं और उसमें सी सर्टिफिकेट ले पाते हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि हमें पता है एनसीसी की भी एक अलग से यस। एंट्रीज आती है एसएसबी के लिए। तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। और उसके बाद अगर आप एनसीसी में जाते हैं, एनसीसी में जाके भी आपको वेरियस जगहों पे काम करने का मौका मिलता है, लाइक अलग अलग कैंप्स होते हैं वहाँ पे, और सोशल सर्विस भी होता है वहाँ पे। तो उससे भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है बंदे की। और वहां पे अगर आप जाएंगे तो एक जो होता है, जो कि फौजी भाषा में बोला जाता है, ऑर्डर्स लेने और देने की आदत जो होती है, वो ठीक भी है। एक हो जाती है इंसान की। तो कॉलेज में बहुत ज्यादा स्कोप है सर। अगर आप कॉलेज में अपने टाइम को कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज में लगाएंगे, चाहे वो कुछ भी हो, आप पढ़ाई से लेकर के एक्स्ट्रा करिकुलर किसी में भी लगाइए, बट वो कंस्ट्रक्टिव चीज होनी चाहिए। तो वो आपकी फुल लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और सर इसके अलावा, जैसे कि आपने एनजीओ जो आपने मेंशन करा सर, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप जगह जगह जाके अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है कुछ कुछ, उनको पढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो समझाने की एबिलिटी है, लोगों को कैसे, बच्चों को कैसे समझाना है, तो वो चीज़ आपकी इम्प्रूव होती है। और जब आप जाएंगे इंटरव्यू के दौरान, तो आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, आपका रोल क्या है अपनी लाइफ में, किसी भी कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसको भी आप अच्छे से इलेबोरेट करके समझा पाएंगे सामने वाले को। तो इसलिए इन सब चीजों में पार्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि, लाइक मेरे भी कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मुझको अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि यार हमने ना, हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं क्या भरूं। तो उनके पास यूजुअली भरने के लिए कुछ होता नहीं, बिकॉज उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आने वाले टाइम में उनके लिए वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है फिर वहाँ। क्योंकि जब हम एसएसबी में जाते हैं तो वहाँ पे एक पीआई की फॉर्म मिलता है हमको। उसमें प्रॉपर एक कॉलम रहता है अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज। और वो अगर आपका खाली रह जाएगा तो इट लुक्स लाइक कि आपका आधा फॉर्म तो खाली है, वहां पे कुछ भरने के लिए है ही नहीं आपके पास। तो अगर आप इस चीज में अपना ध्यान लगाएंगे कि भाई आपको डिबेटिंग सोसाइटी में जाना है, या फिर आपको एनसीसी में जाना है, या फिर आप कुछ भी एक एक्टिविटी ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, तो वो चीज भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी आने वाले टाइम में। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। कुणाल ने अल्टीमेटली अपना एक्सपीरियंस तो बताया, बट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी बताई कि भाई आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट आएगी। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट कुणाल ने बताई भाई, जो आपका पीआईक्यू फॉर्म होता है, उसमें अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का सेक्शन खुला छोड़ दिया, अलग मतलब नहीं भरा या ढंग से नहीं भरा, तो आपका आधा पीआईक्यू फॉर्म तो वैसे ही रह जाएगा। एंड ये चीज जो है, इट अप्लाइज टू एवरीवेयर, इट अप्लाइज टू एवरीवेयर, मतलब कि आपका जो क्या कहते हैं, इंटरव्यूज होते हैं ना, यूपीएससी इंटरव्यू लेती है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस टू योर एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज में दी जाती है। सो बिल्ड योर पर्सनालिटी थ्रू दीज एक्टिविटीज ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। सो कुणाल, एनी मैसेज टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो भाई अपने रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आप दो चार चीजें बताना चाहते हैं? उसके बाद वील स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द एसएसबी पार्ट, कि एसएसबी में क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने कितने कहाँ कहाँ पे कोई ऐसी जीडी, अलग अलग बहुत सारे टास्क होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अभी मुझे ये बताइए, what is your message to the written exam aspirants? Because somebody says कि सर मेरे ओटीए के अंदर 97 मार्क्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है सर 83 मार्क्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है सर मेरा आ ही नहीं रहा कुछ मार्क्स, मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। तो इट शुड बी योर गाइडेंस एज वेल एज द मोटिवेशन टू। बताइए। सर रिटर्न के बारे में सर मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपकी स्ट्रेटेजी और आपका हार्डवर्क दोनों ही मैटर करेगा। हम्म। क्योंकि अगर आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, बट आप हार्डवर्क करे जा रहे हैं, केवल आप सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, जो कि नहीं आएगा वो भी अगर आप पढ़े जा रहे हैं, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम।
अगर आपने कुछ टारगेट कर लिया है कि आपको कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स है जो कि कवर करने हैं, जो कि आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो पहले आप उन चीजों को कवर कर लीजिए, उन चीजों को कवर कर लीजिए। उसके बाद जो आपकी ऐसे टॉपिक्स है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उसमें आप बाकियों की हेल्प भी लीजिए, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, डाउट्स क्लियर करिए और उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दो। उसके बाद आप क्या कीजिए, ये सब होने के बाद जो पीवाईक्यूज होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और साथ में फुल टेस्ट जो होते हैं टाइम बाउंड, वो अगर आप दोगे तो उससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होएगा, हम्म। उसमें अच्छा परफॉर्म होएगा। तो आगे जाके एग्जामिनेशन के दौरान जो काफी लोगों को एग्जामिनेशन में प्रेशर, लाइक एग्जाम प्रेशर हो जाता है, लाइक वहाँ पे नर्वसनेस हो जाती है, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, एंग्जाइटी के कारण वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते, इवन दो उनको आता भी है वो वहाँ। तो वो चीज भी आपका कम होगी, बिकॉज आप उस इन्वायरमेंट में बैठ चुके हैं, आपने वो 3 घंटे का जो पेपर है उसको बहुत बारी प्रैक्टिस करा हुआ है, तो आपका माइंड उसी स्टेट में चला जाएगा वहां पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में फुल टेस्ट जो होते हैं उनको भी दीजिए। और उसके अलावा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वीकेंड जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, और जब भी आप एग्जाम देते हैं जो उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आपको किस पार्ट में दिक्कत आई, उस चीज को थोड़ा नोट डाउन करिए और उस चीज पे लगे रहिए, उस चीज को स्ट्रॉन्ग करिए अपना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम के बाद हम एनालिसिस में भी टाइम दें, बिकॉज हम यूजुअली क्या होता है, अगर इंसान एनालिसिस नहीं करेगा तो जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग ही रह जाएंगे, बट उसके जो वीक पॉइंट्स है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। हम्म। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर दैट। ओके, वेरी वेल सेड बाय दी कुणाल, बिकॉज यार देखो, इट इज, देखो ऐसा रहता है स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से समझिए। कुणाल ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे रिटन एग्जाम्स को क्रैक किया, उसको वहां पे रिजेक्शन या फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उसकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बिकॉज अल्टीमेटली मेरिट में आने के लिए आपको एक और स्टेज क्वालिफाई करनी होती है, दैट इज योर सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वहां पे कुणाल को काफी रिजेक्शन फेस करने पड़े। क्या पता आपको रिटन एग्जाम में रिजेक्शन फेस करने पड़ रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि यार ठीक है, मेरे को एक बार रिटन एग्जाम क्रैक हो जाए, मैं एसएसबी फोड़ के दिखा दूंगा। मतलब कुछ इस तरीके से पॉजिटिविज्म जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखिए। हर एक की जर्नी के अंदर बहुत स्ट्रगल्स होते हैं। कुणाल में एसएसबी रिकमेंड होना स्ट्रगल था, उसको रिटन क्रैक करना स्ट्रगल नहीं था। बट आपके केस में रिटन क्रैक करना स्ट्रगल है, क्या पता एसएसबी क्रैक करना स्ट्रगल ना रहे। राइट, सो ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट ऑल्सो। एंड डेफिनेटली एसएसबी के रिगार्डिंग जो है, अभी एक और सेशन आपके लिए आएगा जरूर, कुणाल के साथ ही आएगा, बिकॉज एसएसबी का भी कुणाल का नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू कुणाल, एंड फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।